जैसा कि आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ईरान ने अपने सफारत खाने जो एम्बेसी थी दमिश्क में इज़राइल के अटैक के बाद उस पर अपना रिवेंज लिया है। अटैक किया सैटरडे की नाइट में, और उसके जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हुए हैं, जो स्ट्रैटेजिकल चेंज आया है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वो चेंज हो गया है, उस पर हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं कि ईरान कैसे इतना पावरफुल हुआ, ईरान ने किस तरीके से इज़राइल को पस्त किया। आज इज़राइल की जो एक मिलिट्री पावर के रूप में, एक टेक्नोलॉजिकल पावर के रूप में, मिलिट्री साइंस के फील्ड में जिस तरीके से उसकी एक इमेज रही है, वो किस तरीके से पूरी तरीके से स्कैटर्ड हो गई है। और आज ये बात सबके सामने क्रिस्टल क्लियर होकर के आ गई है कि इज़राइल कुछ नहीं है, इज़राइल अमेरिका की एक कॉलोनी है, और अगर अमेरिकन सपोर्ट ना मिले तो इज़राइल अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। फिर किस तरीके से प्रोपेगेंडा वार के ज़रिए से पिछले 75 सालों से इज़राइल ने अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखा है, और अमेरिका के सपोर्ट से वो सर्वाइव करता रहा है। अमेरिका के सपोर्ट से उसने 3 बार से ज़्यादा अरब कंट्रीज़ को हराया है। 1948 में उसने हराया, अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के सपोर्ट से 67 की वार जीती, और 73 तक आते आते सिनारियो जो है चेंज होने लगा था। हालांकि उसे भी इज़राइल की ही विक्ट्री माना गया, और फिर 2005 में जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने जीत हासिल की, और फिर गाज़ा में हमास की जीत हुई, उसके बाद जो इज़राइल की इनहेरेंट वीकनेसेस थी वो खुल करके सामने आने लगी कि इज़राइल एक उतना ताकतवर देश नहीं है जितना कि उसे प्रोजेक्ट किया जाता है। और 7 अक्टूबर का जब अटैक हुआ 2023 में अलेक्सा स्ट्रॉम, उसके बाद जिस तरीके से आज 6 महीने लड़ाई को हो गए हैं, गाज़ा में अपने जो टारगेट से, जो उसके लक्ष्य थे, उसको इजराइल अभी तक अचीव नहीं कर पाया है। जिन लोगों को पकड़ करके अपडेट कर करके हमास के सो कॉल्ड आतंकवादी या लड़ाके लेकर के गए, उन्हें आज तक वो छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाया है। और फिर अगर हम बात करें जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया, लेकिन अभी भी गाज़ा में हमास का कंट्रोल बना हुआ है। हमास के दबाव के चलते इजरायली आर्मी वहां से बाहर निकल करके आ रही है। और अब ईरान ने जिस तरीके से काउंटर अटैक किया है, ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होता दिख रहा है कि इजराइल पर अटैक ईरान की ज़मीन से हुआ है, और इजराइल को अमेरिका मना कर रहा है कि आपको अब काउंटर अटैक नहीं करना है, आप जीत गए हैं, क्योंकि आपने अपने डिफेंस सिस्टम का जो जिस तरीके से आपके डिफेंस सिस्टम ने वर्क किया, जिस तरीके से आपने अपने डिफेंस को डिप्लॉय किया, और जितने भी ईरानी प्रोजेक्टाइल्स आए, चाहे वो ड्रोन थे, चाहे वो क्रूज मिसाइल थी या बैलिस्टिक मिसाइल थी, उनको 99% आप रोकने में कामयाब हो गए, और यही आपकी जीत है। अब आपको काउंटर अटैक नहीं करना, और अगर आप कोई काउंटर अटैक करने जा रहे हैं तो ईरान के खिलाफ अमेरिका एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी लड़ाई में नहीं करने जा रहा है। हाँ, आपकी सिक्योरिटी के लिए जो आर्म्स एनिमेशन की ज़रूरत होगी, जो वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन डायरेक्ट हम किसी भी इन्वॉल्वमेंट में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। तो ये कैसे हासिल किया ईरान ने, इसके पीछे ईरान ने किस तरीके की स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया, और आज मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया की जो सबसे बड़ी पावर बन करके अगर आप देखें तो ईरान उभर करके आ रहा है। इजराइल ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हम लगातार बोलते रहे कि ईरान जिस तरीके से एटॉमिक पावर को अपनी बढ़ाना चाहता है, और आज वो एटॉम बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इस तरीके की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जब 1 अप्रैल को ये अटैक हुए थे, उसके ठीक 14 दिन बाद जो है ईरान ने ये अटैक किया। और इन 14 दिनों के बीच में चूंकि उसने अपना न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल तैयार कर रखा था और उसे एटम बम का शेप देना था, और उसने उस टाइम तक का वेट किया, और जब 14 दिन के अंदर उसने 6 से 12 एटम बम अपने तैयार कर लिए, उन्हें अपने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर अपलोड कर दिया, उसके बाद उसने यह अटैक किया है। तो कहीं ना कहीं उसने एटॉमिक पावर को हासिल कर लिया है, कहीं ना कहीं उसके पास ये कैपेबिलिटीज़ आई हैं कि वो इजराइल के अंदर डीप, जो कि इजराइल के बहुत ही सिक्योरिटी के क्षेत्र हैं, वहाँ हमला करने में वो कामयाब हुआ है। क्योंकि जो रेमोन एयर बेस उनका है, वो इजराइल का बहुत बड़ा एयर बेस है, और इसी एयर बेस से ईरान के खिलाफ दमिश्क में जो उनकी एम्बेसी है अटैक किया गया था, वहाँ से फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी, और उसी रेयान पर और नेगेटिव जो उनका एयरबेस है वहाँ पर हमले किए गए हैं। और इन हमलों में जिस तरीके से ईरान की मिसाइल्स जो है वहाँ तक पहुँची हैं और हिट किया है, ये संदेश देने में ईरान कामयाब रहा है। इजराइल जो है पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और हम जब चाहेंगे इजराइल के जो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या मिलिट्री जो बेसेस हैं, उनको कभी भी लॉक कर सकते हैं, उन पर हम हमला कर सकते हैं। और जो रेयन एयर बेस है,
यहाँ पर एरो मिसाइल सिस्टम है, यहाँ पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, यहाँ पर सी डेविड मिसाइल सिस्टम है। और इन तीनों डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ईरान की जो क्रूज मिसाइल्स हैं, उन्होंने इस एयरबेस को टारगेट किया, अपने टारगेट को अचीव किया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी ईरान की है। और ईरान ने इसके साथ ही ये भी क्लियर कर दिया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया, क्योंकि हमारे जो कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उसके खिलाफ है और वो एक युद्ध अपराध माना जाता है। हमें उसका बदला लेने का राइट था और हमने उस बदले को लिया है। यूनाइटेड नेशन अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकामयाब रहा, जिसके चलते हमें यह कार्रवाई करनी पड़ी। और अगर अब कोई इजराइल काउंटर अटैक करेगा तो डेफिनेटली उसका हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म में फिर से रिप्लाई करेंगे। और इजराइल को यह मैसेज दे दिया गया है, जो बिडेन ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब इजराइल को रेस्ट्रेन करना चाहिए, अब इजराइल को किसी भी तरह का काउंटर अटैक नहीं करना चाहिए। इजराइल जीत गया है। और इजराइल की जीत क्या है? इजराइल की जीत यह है कि इजराइल ने जितने भी प्रोजेक्टाइल्स आए थे उन प्रोजेक्टाइल्स को डिस्ट्रॉय करने में कामयाबी हासिल की है। और जो वहाँ के विपक्ष के नेता हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने भी यह कहा है कि ये कैसी जीत है। अगर अमेरिका पे इस तरह का कोई अटैक होता तो क्या अमेरिका इसे अपनी जीत मानता कि उसने सारे प्रोजेक्टाइल्स को, चाहे वो क्रूज मिसाइल्स हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, रॉकेट हैं, ड्रोन्स हैं, और उनको रोक देने के बाद क्या अमेरिका काउंटर अटैक नहीं करता? लेकिन अब इजराइल के हाथ बंधे हुए हैं, इजराइल के पास ऑप्शंस कम हैं और इजराइल को इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से उसको इस बात का एक्सपीरियंस हो रहा है कि आने वाले समय में उसके लिए थ्रेट परसेप्शन बढ़ती जा रही है। और इसीलिए नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया है कि ईरान के खिलाफ इजराइल, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को, गल्फ कंट्रीज़ को साथ में लेते हुए एक अलायंस बनाना चाहिए, ताकि इजराइल की सुरक्षा के साथ साथ मिडिल ईस्ट की और वेस्ट एशिया की, विशेष करके खास करके जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी सुरक्षा के लिए ईरान के खिलाफ एक जो है अलायंस बनाया जा सके। ये इजराइल की कमज़ोर होती हुई ताकत को इंडिकेट कर रहा है कि आज वो अलायंस की बात कर रहा है। जो इजराइल प्रोएक्टिव कार्रवाइयाँ करता था, आज वो रेस्ट्रेन कर रहा है। और कहीं ना कहीं ईरान जो है आगे बढ़कर कह रहा है कि अगर आपने हम पर अटैक किया तो हम आप पर काउंटर अटैक करेंगे। तो ये चेंज कैसे आया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ईरान ने इसके लिए सेक्रीफाइस दिया है। ईरान ने एक ऐसा अपने यहाँ सिस्टम लेकर के आया है, पॉलिटिकल सिस्टम लेके आया है कि जिसमें डेमोक्रेसी भी है, जिसमें रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट भी है, ताकि वहाँ पर एक इस्लामिक निज़ाम को भी बनाए रखा जा सके और डेमोक्रेसी के ज़रिए से अकाउंटेबिलिटी को भी लाया जा सके। एक तरफ ईरान इसमें कामयाब हुआ और जो जन आकांक्षाएं थी, जो वहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस थी, उनको कैसे रिफ्लेक्ट किया जाए। उसके बाद ईरान के सामने, चूंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस रहे और सैंक्शंस रहे, उसके बाद उन्होंने अपना एक इंडिजीनियस प्रोग्राम, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो और चाहे मिलिट्री डेवलपमेंट का हो, वो उसको बढ़ाया और धीरे धीरे आज वो इस पोजीशन में है कि वो रशिया को अपने हथियार ड्रोन दे रहे हैं। वो दुनिया भर के देशों के लिए एक चुनौती बनकर के उभर करके आया है कि आज ईरान के पास मिसाइल का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। कई तरीके की उसके पास मिसाइल्स हैं और ये मिसाइल्स बैलिस्टिक से लेकर के क्रूज मिसाइल्स तक है, उसका शाहिद ड्रोन और इस जैसे कई सारे ड्रोन जो हैं उनके बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, जो कि पूरे की पूरे वार गेम को ही और उसके ग्राउंड को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ईरान ने अपनी शक्ति के माध्यम से इजराइल को इस बात के लिए बावर कर दिया है कि अब इजराइल के लिए समय कठिन है और इजराइल को भी अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा। पैलेस्टीनियन इशू को अब हल होते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इजराइल को रिकॉग्निशन जो अरब कंट्रीज से मिलेगी वो इसी शर्तों के साथ मिलने जा रही है कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री उभर करके आए और साथ ही साथ सीज़ फायर सबसे पहले हो और सीज़ फायर के बाद फिर जो है पैलेस्टीनियन का इशू जो है वो रिजॉल्व किया जाए। उसके बाद ही इजराइल के खिलाफ कोई एक ऐसा अलायंस उभर करके सामने आ सकता है। अदरवाइज अब इजराइल के लिए खतरे ज़्यादा हैं, क्योंकि एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी इजराइल के खिलाफ ईरान ने बना रखा है, जिसमें इराक के जो मिलिशिया हैं शिया, वो ईरान के साथ इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह है लेबनान में, सीरिया में है इजराइल के खिलाफ मिलिशियाज, जहां आईआरजीसी के भी हेडक्वार्टर्स हैं और आईआरजीसी वर्क कर रही है। यमन में हूती विद्रोही हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी सिचुएशन को अगर आप देखें, रेड सी को जिस तरीके से चोक कर रखा है हूतियों ने, तो ये सारी वो सिचुएशन को, सिनारियो को दिखा रही है कि इजराइल के लिए सर्वाइवल अब टफ होता जा रहा है। अमेरिकन बेसिस के लिए खतरे बढ़ गए हैं। ईरान की पावर जो है काफ़ी बढ़ी है और ईरान ने जिस तरीके की मिसाइल्स का प्रयोग किया है, जिस तरीके से उन्होंने मैन्यूवर किया है, वो ये बात दिखा रहा है कि मिसाइल्स ने
ने जो इजराइल में हिट करने गई थी उन्होंने मैन्यूवर किया, उन्होंने अपने रूट को चेंज किया। जब उन पर आयरन ड्रोम और इन मिसाइल सिस्टम्स है, जब रॉकेट छोड़े गए इनको गिराने के लिए, तब इन्होंने अपने रूट को चेंज करके टारगेट पर अटैक किया। जो ये टेक्नोलॉजी है वो डेफिनेटली उनको रशिया से या चाइना से मिली होगी, क्योंकि ईरान ऐसा करने में अभी खुद से सक्षम नहीं है। इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी भी उसने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करी थी, लेकिन कुल मिलाकर के उसने कल के अटैक में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया है और कहीं ना कहीं चाइना और रशिया को उसे बैक समर्थन भी है। और इसके चलते अब पूरी सिनारियो जो है चेंज हो गई है। आपको ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा?